हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज की क्लास में और मैं हूं आपका नेट वाला भैया जी। तो अब क्या करें सर, क्योंकि नेट का एग्जाम आ गया है पास, तो अब हमें जरूरत पड़ने वाली है किसकी? रिवीजन सीरीज की। सर अब हमें रिवीजन करना है, अब डेट आ गई है और रिवीजन और एमसीक्यूज लगाने हैं। तो इसके लिए आप बताइए आप क्या करने वाले हैं। जैसे देखिए जी, लास्ट टाइम में मैंने ऑलरेडी वीडियोस जो है पॉडकास्ट सीरीज का डाल रखा है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का और स्टैटिस्टिक्स का। आप उसको अगर नहीं देखा आपने तो जाके एक बार जरूर देखिए। तो उसी तरीके से उसी सीरीज को आगे करते हुए आज हम लेके आ रहे हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट की पॉडकास्ट सीरीज। अब पॉडकास्ट सीरीज क्या है? तो बेसिकली इसमें आपको क्या करना है, एक बार जो मैं बता रहा हूं उसको ध्यान से लेके सुन लेना है, ठीक है, देख लेना है। उसके बाद कभी भी जब आपको फ्री टाइम मिले तो ईयरबड डालिए, बस ईयरफोन डालिए और इसको बस सुन लीजिए। मैं यकीन दिलाता हूं कि आपका 80% सिलेबस तो आपका इसी में से खत्म हो जाएगा। बस ये दो वीडियो लगाइएगा, क्योंकि फाइनेंस की थोड़ी ज्यादा है सिलेबस, तो उसकी वजह से 2 वीडियोस आएंगी, एक आज और एक कल। तो ये दोनों वीडियोस जब आप लगा लीजिएगा तो आपको मैं यकीन दिलाता हूं 80% कवर होगा। सर 80% ही क्यों, 100% क्यों नहीं? क्योंकि भाई साहब ऐसा है, 10% तो कहीं से कुछ भी पूछा जा सकता है और 10% में लेके चल रहा हूं किसकी? सर वो प्रैक्टिकल यूनिट की। तो वो प्रैक्टिकल यूनिट भी हम लोग देखेंगे, लेकिन आज और कल ये थ्योरेटिकल यूनिट है जिससे 80% क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करता हूं आप इसको ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। तो चलिए देखिए, मेरा फेस तो नहीं दिखेगा एज यूजुअल, पॉडकास्ट सीरीज में मैं खुद नहीं दिखता, लेकिन मैं जो लिखूंगा उसको ध्यान से देखिएगा, उसको समझिएगा और बात को ध्यान से सुनिएगा। क्योंकि ना सब चीज लिखना पॉसिबल नहीं है, सब चीज बताना पॉसिबल नहीं है, लेकिन सुन सकते हैं आप और चीजें बहुत अच्छे से समझ में आएगी, इस बात की श्योरिटी में देता हूं। बस ध्यान से सुनिएगा चीजों को, ठीक है। और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये पॉडकास्ट सीरीज आपको कैसा लगी। फिर इसके बाद जो है किसकी पॉडकास्ट सीरीज आपको चाहिए। चलिए तो चलते हैं, ज्यादा लेट ना करते हुए कहां, अपने पॉडकास्ट सीरीज में। और मैं थोड़ा जा रहा हूं आपसे हाई होने के लिए और चलेंगे कहां? क्लास में। देखिए क्लास में जाने से पहले एक इन्फॉर्मेशन दे दूं कि ये देखिए, ये जो है नेट वाला भैया टेलीग्राम चैनल, वहां ज्वाइन कर लीजिएगा। ये जो नोट्स है मैं वहीं डाल दिया करूंगा। और आपका जो ये व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप पे भी आपको क्वेरी हो तो ले सकते हैं। आपको पता है कि हम बेसिकली जो आपके यूट्यूब चैनल पर हैं वो फ्री में नेट जेआरएफ की प्रिपरेशन करवा रहे हैं। आपको हर चीज, हर सब्जेक्ट से ऑलरेडी मिल जाएगा। आप जाइएगा प्लेलिस्ट में चेक करिएगा, आपको बहुत सारे सब्जेक्ट्स के वो ऑलमोस्ट मुझे लगता है पेपर 1 के 6-7 यूनिट और पेपर 2 के 4-5 यूनिट आपको अभी मिल जाएंगे। और अगले दिसंबर तक में तो भाई साहब 20 के 20 यूनिट आपके अवेलेबल रहेंगे आपके चैनल पर, अपने नेट वाले भैया पर। चलिए तो चलते हैं कहां सर, हम लोग शुरुआत करते हैं किसकी? रिवीजन सीरीज की। आइएगा जी, 1 मिनट टाइम दीजिएगा फ्रेंड्स। चलिए जी, तो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला क्या, सबसे पहला क्या होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट? नहीं, क्योंकि ये पार्ट 1 है तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता क्या है सर, पहले इसको समझ लेते हैं। देखिए जी, फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ने के लिए हमें 2 टर्म से जूझना पड़ता है, दैट इज फाइनेंस और मैनेजमेंट। कौन कौन सा वर्ड है जी? पहला है फाइनेंस और दूसरा है मैनेजमेंट। नहीं यही है? हाँ जी सर यही है। तो बेसिकली फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब क्या हुआ? फाइनेंस का मतलब होता है फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ फर्म। ने फर्म के फाइनेंशियल रिसोर्सेज को हम लोग फाइनेंस बोलेंगे, जो कि कैपिटल होता है। और मैनेजमेंट का मतलब होता है जी प्लानिंग एंड कंट्रोल। क्या मतलब होता है जी? प्लानिंग एंड कंट्रोल, ठीक है। और इसका मतलब होता है फर्म का फाइनेंशियल रिसोर्सेज, फर्म का फाइनेंशियल रिसोर्सेज। तो फर्म के फाइनेंशियल रिसोर्सेस को मैनेज करना क्या कहलाएगा जी? सर ये कहलाएगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट, है ना जी? हाँ जी सर। तो फंड क्या मतलब, फाइनेंशियल रिसोर्स क्या? फाइनेंशियल रिसोर्स का मतलब होता है सर फंड्स। बात क्लियर समझ में आई? हाँ जी सर। तो हम प्लानिंग और कंट्रोल किसकी करते हैं, किसकी करेंगे प्लानिंग और कंट्रोल? सर हम प्लानिंग एंड कंट्रोल करते हैं कि पैसा आएगा कहां से, पैसा, फंड्स मतलब पैसा, और पैसा आएगा कहां से और पैसा लगाना कहां है, पैसा डिस्ट्रीब्यूट कहां करना है। ये बात हम किसकी करते हैं? दैट इज, इसको बोलते हैं प्रोक्यूरमेंट ऑफ फंड, प्रोक्यूरमेंट ऑफ फंड। और इसको बोलते हैं इफिशिएंट यूज ऑफ मनी, एक को बोलते हैं इफिशिएंट
यूज ऑफ मनी। ठीक है, तो पहला क्या हुआ जी, पैसा आएगा कहां से और पैसा लगाना कहां है। ठीक है, तो ये काम किसका है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। अब देखिएगा, जब फाइनेंशियल मैनेजमेंट में बेसिकली कौन इंसान होता है जो डिसीजन, कुछ तो डिसीजन लेने पड़ते हैं। देखिए हर सब्जेक्ट्स में, हर फील्ड में कोई ना कोई डिसीजन लेने वाला होता है ना। जैसे हमारे घर में दादाजी होते हैं, पापा होते हैं, वैसे ही तो भाई फाइनेंशियल मैनेजर भी तो कुछ काम करता होगा। हाँ जी सर, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में फाइनेंशियल मैनेजर होता है और फाइनेंशियल मैनेजर लेता है क्या, कुछ डिसीजंस, सम डिसीजंस। ठीक है, क्या करता है जी, फाइनेंशियल मैनेजमेंट लेता है कुछ डिसीजंस। अब ये कौन कौन से डिसीजन है सर, 3 तरह के डिसीजन है। कौन कौन सा, सबसे पहला जो डिसीजन है उसको हम कहेंगे, सबसे पहला फाइनेंसिंग डिसीजन, कि फंड कहां से आएगा। जैसे कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो हम लोग ये सोचेंगे भाई पहला पैसा कहां से आएगा, तो इसको बोलते हैं जी फाइनेंसिंग डिसीजंस। क्या बोलते हैं, फाइनेंसिंग डिसीजंस। हाँ जी, बिल्कुल सही। दूसरा जो डिसीजन होगा सर, पैसा आ गया तो अब हम उसको इन्वेस्ट कहां करेंगे। दूसरा डिसीजन इज इन्वेस्टमेंट डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन। और थर्ड डिसीजन है कि भाई साहब ठीक है, पैसा कहां से आया ये पता चल गया, और पैसा कहां से कहां लगाना है ये भी पता चल गया। तो भाई साहब पैसा कमाएंगे तो डिस्ट्रीब्यूट भी तो करना होगा, और इसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिवीजन को कहते हैं डिविडेंड डिसीजन। क्या कहते हैं जी, डिविडेंड डिसीजन। बात क्लियर है, समझ में आई, कोई दिक्कत नहीं सर, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तो फाइनेंशियल मैनेजर फाइनेंस में क्या करता है, 3 डिसीजंस लेता है। नहीं, अब इसी डिसीजंस को हम लोग क्या कहते हैं सर, इस डिसीजन को कहते हैं एक्विजिशन ऑफ फंड, फंड का एक्वायर करना। क्या बोले जी, एक्विजिशन ऑफ फंड, है ना। और इस डिसीजन को हम लोग क्या बोलते हैं सर, इसमें बोलते हैं एलोकेशन ऑफ फंड, एलोकेशन ऑफ फंड। और ये जो लास्ट में है जहां पे हम प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इसको बोलते हैं जी एप्रोप्रिएशन ऑफ फंड। क्या बोलते हैं, एप्रोप्रिएशन ऑफ फंड। बात समझ में आई, हाँ जी सर। तो ये 3 तरीके का डिसीजन कौन लेता है, ये 3A डिसीजन कौन लेता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। क्या, एक्विजिशन ऑफ फंड दैट इज फाइनेंशियल डिसीजन, एलोकेशन ऑफ फंड दैट इज इन्वेस्टमेंट डिसीजन, एप्रोप्रिएशन ऑफ फंड दैट इज डिविडेंड डिसीजन। ये 3 तरह का डिसीजन लेता है जी। अब और क्या, नेक्स्ट चलें। हाँ जी सर, अब इसी एलोकेशन एक्विजिशन ऑफ फंड में सर, एक्विजिशन ऑफ फंड में 3-4 तरह के डिसीजंस लेता है। पहला जिसको बोलते हैं सोर्स ऑफ फाइनेंस। क्या बोलते हैं जी, सोर्स ऑफ फाइनेंस, की कौन सा सोर्स हम करेंगे, डोमेस्टिक फॉरेन, है ना। उसके बाद दूसरा जो होता है जी इसमें, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, कि हर कैपिटल की अपनी एक कॉस्ट होती है, तो उसको कॉस्ट ऑफ कैपिटल। उसके बाद है जी लीवरेज एनालिसिस। एक्चुअली इसको तो हटा दिया गया है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है ना, लाइक पूछते हैं, तो इसको भी थोड़ा तो बहुत हम लोग देख लेंगे। उसके बाद है कैपिटल स्ट्रक्चर। क्या है जी, कैपिटल स्ट्रक्चर। ठीक है, हाँ जी सर। और उसके बाद जो डिसीजन है दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजन। और यहां पे हमें क्या करना पड़ता है, 2 तरीके का डिसीजन लेना पड़ता है। एक डिसीजन होता है लॉन्ग टर्म और एक होता है शॉर्ट टर्म। देखिए जी, जब हम लॉन्ग टर्म डिसीजंस लेते हैं तो हम पढ़ते हैं कैपिटल बजटिंग डिसीजन। क्या पढ़ते हैं जी, कैपिटल बजटिंग डिसीजन। और जब हम शॉर्ट टर्म डिसीजन लेते हैं तो हम पढ़ते हैं वर्किंग कैपिटल डिसीजन। क्या पढ़ते हैं जी, वर्किंग कैपिटल डिसीजन। बात समझ में आई, हाँ जी सर। और लास्ट में जब हमें प्रॉफिट का बंटवारा करना पड़ता है तो यहां भी हम 2 तरीके के डिसीजन लेते हैं एप्रोप्रिएशन ऑफ फंड में। एक को बोलते हैं क्या, रिटेन्ड अर्निंग, और दूसरा बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। तो रिटेन्ड अर्निंग और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट में क्या होता है सर, इसी को बोलते हैं क्या, एक डिसीजन जो होता है, एक मिनट देखिएगा, रिटेन्ड अर्निंग
और दूसरा होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। ये जो रिटेन अर्निंग होता है इसकी भी एक अपनी कॉस्ट होती है, और जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट होता है इसे ही हम कहते हैं क्या, डिविडेंड डिसीजन। बात समझ में आई? हाँ जी सर। ये दो तरीके के डिसीजंस होते हैं। आज जो हम लोग कवर करने वाले हैं पहला यूनिट में, वो ये फाइनेंसिंग डिसीजन कवर करने वाले हैं। क्या कवर करने वाले हैं जी? फाइनेंसिंग डिसीजन। तो उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि इवोल्यूशन क्या होता है, नहीं कि भाई साहब फाइनेंस आया कैसे था, पहले फाइनेंस की क्या वैल्यू थी और अब फाइनेंस की क्या वैल्यू है। बात समझ में आई? कोई दिक्कत यहां तक? नहीं सर। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं। एक मिनट, ये क्या हो गया, इसको क्यों स्टॉप हो गया? अरे यार एक मिनट भाई, सॉफ्टवेयर की भी ना चल जाए यार। सॉरी फॉर इंटरप्शन। हाँ जी, तो मैं क्या बोल रहा था, इवोल्यूशन ऑफ फाइनेंस। तो फाइनेंस आया कैसे? नहीं, हाँ जी सर। तो ये देखिए यहाँ इवोल्यूशन ऑफ फाइनेंस, ठीक है। थोड़ी राइटिंग देख लीजिएगा, कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। चलिए इवोल्यूशन ऑफ फाइनेंस, देखिए 3 फेज में फाइनेंस का आना जाना हुआ। सबसे पहला फेज ट्रेडिशनल फेज था, जब 1950 से पहले सिर्फ एपिसोडिक नेचर पे ध्यान दिया जाता था फाइनेंस को, मतलब कभी कभी कोई इवेंट्स हो गए उस समय ध्यान दिया जाता था। दूसरा फेज था ट्रांजिशनल फेज, जहां पे ध्यान दिया गया, सोचा गया, समझा गया, फाइनेंशियल मैनेजर की इंपॉर्टेंस बढ़ी। और तीसरा फेज जो था वो था मॉडर्न फेज, और अभी भी ये मॉडर्न फेज जो अभी तक चल रहा है, जिसका पर्पस क्या है सर? पर्पस है कि भाई साहब वैल्यू मैक्सिमाइज करना, नहीं? हाँ जी सर। तो ये मॉडर्न अप्रोच है जो अभी भी चल रहा है, ठीक है, और जिसमें बहुत सारी थ्योरीज डेवलप कर दी गई हैं, जिसके बारे में हमें डिटेल में चर्चा करनी है। आइए ये देखिए, तो थोड़ा डेफिनेशन देख लें। देखिए सर क्या बोल रहा है, कह रहा फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज कंसर्न विद एक्विजिशन ऑफ फंड एंड देयर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। तो किसके लिए जी? एक्विजिशन ऑफ फंड, फंड को एक्वायर कैसे करना है और उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हम कैसे करें, इसके बारे में फाइनेंस बताता है। कह रहा है इट इज ऑल अबाउट द एक्वायरिंग फंड्स, कि फंड को एक्वायर कैसे करना है एट मिनिमम कॉस्ट, कम से कम कॉस्ट में फंड को कहां से लेके आए और उससे क्या जनरेट करें, जनरेट ऑप्टिमम रिटर्न बाय इट्स ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। तो उसका जो फंड हम लेके आ रहे हैं कैसे, उससे हम ऑप्टिमम रिटर्न दे पाए अपने शेयर होल्डर्स को, खुद को, है ना, और उससे कैसे ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर पाए। पूरा फंड्स आर एक्वायर्ड टू मीट फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, और फंड्स को एक्वायर करें ताकि हम फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स, बिजनेस एक्टिविटी के फाइनेंशियल एस्पेक्ट को खत्म कर सकें। देखिए डेफिनेशन अलग अलग लोगों का है, मैं एक डेफिनेशन पढ़ता हूं। कह रहा फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज द एप्लीकेशन ऑफ प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग फंक्शन ऑफ फाइनेंस फंक्शन। तो बेसिकली चीज है, फाइनेंशियल फंक्शन क्या है सर? 3 डिसीजंस की बात करता है। कैसे कैसे? ये देखिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट, सबसे पहला इन्वेस्टमेंट डिसीजन, उसके बाद फाइनेंसिंग और उसके बाद डिविडेंड। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन में कैपिटल बजटिंग डिसीजन और वर्किंग कैपिटल डिसीजन अभी हम लोगों ने देखा। फिर फाइनेंसिंग डिसीजन में कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर और लिवरेज। डिविडेंड डिसीजन में डिविडेंड पॉलिसी और रिटेन्ड अर्निंग, ये हम लोगों ने देख चुका है। अब देखिए आइए इवोल्यूशन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करते हैं, ध्यान देते हैं। क्या बोला? ट्रेडिशनल फेज है, हाँ जी सर ट्रेडिशनल फेज है। देखिए क्या बोल रहा है, पूरा ट्रेडिशनल फेज में क्या, ट्रेडिशनल फेज लास्टेड अबाउट द 4 decades following were the its important features. The focus of the financial management was mainly certain on episodic events. तो episodic events था जो कभी कभी होते थे, जैसे फॉर्मेशन, इशू किया कोई कैपिटल, मेजर कोई एक्सपेंशन किया, मर्जर, रिऑर्गेनाइजेशन, इस टाइम इस पे ध्यान दिया जाता था। द अप्रोच प्लेस ग्रेट इंफेसिस ऑन द लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम। देखिए लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम पे एम्फेसिस नहीं दिया गया। क्या फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाज नॉट कंसीडर्ड टू बी मैनेजरियल फंक्शन। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट को मैनेजरियल, उसमें मैनेजर की तरह नहीं देखा गया, भाई मैनेजरियल फंक्शंस नहीं देखा गया। उसमें बोला गया ऐसा नहीं है कि इसको रोज के चीजें हैं, ऐसा है इसको कभी कभी किया जाना चाहिए, जो इवेंट्स की तरह जो कभी कभी होते हैं, जैसे शादी ब्याह में, है ना, इस तरीके से। फिर आया ट्रांजिशनल फेज।
ट्रांजिशनल फेज हैज बीगन अराउंड द अर्ली 1940 एंड कंटिन्यू थ्रू द 1950. नेचर ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट ड्यूरिंग वाज सिमिलर दैट ऑफ द ट्रेडिशनल फेज. ट्रेडिशनल फेज की तरह था, थोड़ा वो चेंज हुआ था. कह रहा है ग्रेटर एम्फेसिस वाज प्लेस्ड ऑन द डे टू डे प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज द एरियाज ऑफ फंड एनालिसिस एंड प्लानिंग एंड कंट्रोल. अब देखिए ट्रेडिशनल और इसमें फर्क क्या है. ट्रांजिशनल में थोड़ी थोड़ी पहचान मिलने लगी थी फाइनेंशियल मैनेजर को और उन्होंने डे टू डे प्रॉब्लम्स को फाइंड आउट करना शुरू कर दिया था. तो ये क्या था, ये था ट्रांजिशनल फेज. अब तीसरा है मॉडर्न फेज. सर मॉडर्न फेज में क्या हुआ, बोला डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ मॉडर्न फेज, अलग अलग फीचर्स दिए गए. कह रहा था सेंट्रल कंसर्न इज कंसीडर्ड टू बी द रैशनल मैचिंग ऑफ द फंड्स ऑफ देयर यूजेज so as to maximize the wealth of the shareholder. तो हम क्या बोला अलग अलग तरीके से थ्योरीज डेवलप की गई जिसमें बहुत मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ की बात करी गई है. ठीक है, कह रहा है ये द अप्रोच इज मोर लॉजिकल. जो अप्रोच था वो मोर लॉजिकल था. क्लियर है बात? हाँ जी सर. आइए अब देखिएगा, उसके बाद बोला ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट. मेरे हिसाब से क्या है, बेसिकली दो ऑब्जेक्टिव को मेन माना जाता है किसमें, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में. एक कौन सा सर, एक प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, दूसरा वेल्थ मैक्सिमाइजेशन. और ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या, पर्पस है ना. कह रहे ऑब्जेक्टिव प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क, एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है ऑप्टिमम फाइनेंशियल डिसीजन लेने के लिए. नहीं क्या, दे आर कंसर्न विद द डिजाइनिंग विद द मेथड ऑफ ऑपरेटिंग एंड इंटरनल इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग ऑफ ए फर्म. ठीक है, तो ये बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्या पर्पस होता है. अब देखिए कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और वेल्थ मैक्सिमम का डेफिनेशन दिया गया या कंपैरिजन चार्ट दिया गया. कह रहा है डज नॉट टेक इनटू अकाउंट, यानी कि कंसीडर नहीं करता टाइम वैल्यू ऑफ मनी को. सर टाइम वैल्यू ऑफ मनी का मतलब क्या हुआ, टाइम वैल्यू ऑफ मनी का मतलब आज के रेट में फ्यूचर का पैसा क्या, फ्यूचर के जो फ्यूचर में पैसा होने वाला उसका आज का रेट क्या, यही है टाइम वैल्यू ऑफ मनी. प्रेजेंट वैल्यू एंड फ्यूचर वैल्यू डिसाइड करना, दैट इज कॉल्ड आपका क्या, टाइम वैल्यू ऑफ मनी. तो अभी ये चीज हम लोग ना बहुत पढ़े हैं, CISF में प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू निकालते हैं, लेकिन हम लोग को समझ में नहीं आता होता क्या. बेसिकली वही है, प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू, दैट्स इट. इससे ज्यादा टाइम वैल्यू ऑफ मनी को दिमाग में रखना नहीं है. जब हम लोग क्लास में देखें, मतलब जब हम लोग इसकी सीरीज लेके आएंगे कंटिन्यूअस पूरे क्लासेस यूट्यूब पे, तो इसको और मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा. तो अभी क्या ध्यान रखना है, फ्यूचर मनी और फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू. उसके बाद बोलता है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में टाइम वैल्यू को कंसीडर किया जाता है. कह रहा है डज नॉट टेक इनटू द कंसीडरेशन द अनसर्टेनिटी ऑफ फ्यूचर अर्निंग्स. ये अनसर्टेनिटी ऑफ फ्यूचर अर्निंग्स की बात नहीं समझता है. बोलता है भाई साहब प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अभी हमको पैसा चाहिए और कोई बात नहीं है. बोला हम कुछ भी कर ले, हमको उससे मतलब नहीं है, हमको पैसा ही चाहिए. ठीक है, और ये कहता है इट टेक्स ऑन द रिस्क फैक्टर, ये रिस्क फैक्टर पे काम करता है. ठीक है, मैं बेसिकली ये आप इसको देख लीजिएगा. इसमें पर्पस क्या है, मैं आपको एक लाइन में अगर बता दूं तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का पर्पस है कि भाई प्रॉफिट कमा ले, और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का पर्पस है कि भाई साहब हम किसी भी तरीके से वैल्यू ऑफ फर्म को बढ़ा दें. तो इसीलिए जब बात आती है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की, तो वहां कहा जाता है ऑल एक्टिविटीज विच आर इंक्रीज प्रॉफिट शुड बी अंडरटेकन. मतलब जो भी प्रॉफिट जो भी एक्टिविटी बिजनेस के प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए किया गया है, तो भाई साहब उसको ले लीजिए अपने साथ में. एंड बोलता है विच आर डिक्रीज शुड बी इग्नोर्ड. मतलब अगर कोई प्रॉफिट डिक्रीज कर रहा है, यानी कोई भी एक्टिविटी जो डिक्रीज कर रहा है फर्म के वैल्यू को, उसको क्या करना चाहिए, इग्नोर करना चाहिए. तो जो प्रॉफिट बढ़ा रहा है उसको ले लीजिए, और जो प्रॉफिट घटा रहा है उसको हटा दीजिए. फिर अब आ जाइए आपका किस में, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में. ये क्या बोला भाई साहब इसको हम लोग नेट प्रेजेंट वैल्यू अप्रोच भी बोलते हैं. ठीक है, इसीलिए, और ये कंसीडर क्या करता है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी. तो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में फर्म की वैल्यू को बढ़ाने की बात करी गई है. क्लियर है बात? हाँ जी सर. ये देखिए आपका यहाँ बहुत बढ़िया चार्ट दिया हुआ है, इसको देख लीजिएगा. वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का कि डेफिनेशन क्या है, फोकस क्या है, रिस्क क्या है, और आपका यूजेज क्या है, इसको एक बार देख लीजिएगा. चलिए जी, अब मैं चलने वाला हूँ क्या सर, अब मैं चलने वाला हूँ बेसिकली सोर्सेस ऑफ कैपिटल पे. क्या है, सोर्सेस ऑफ कैपिटल. ध्यान दीजिएगा, सोर्सेस ऑफ कैपिटल. ठीक है, हमारे पास कैपिटल पूंजी इकट्ठा करने के बहुत सारे सोर्सेस हैं, है ना. एक तो पैसा, ठीक है, नॉर्मल. उसके बाद होते हैं डेट. ठीक है, हाँ जी सर. उसके बाद क्या होते हैं, इक्विटी. हाँ जी सर, होते हैं डेट इक्विटी, मतलब शेयर्स की बात कर रहा हूँ, इक्विटी शेयर्स, है ना. फिर क्या हो जाता है, डिबेंचर्स. फिर क्या हो जाता है, प्रेफरेंस शेयर्स, है ना. तो ये सारे के बारे में हमें डिटेल में पता है, क्योंकि बीइंग अ कॉमर्स स्टूडेंट हमें तो ये बचपन सिखाया गया है. क्या कि सर इक्विटी शेयर होल्डर्स है तो उसको वोटिंग राइट ज्यादा मिलता है, तो ठीक है, नॉमिनल वैल्यू उसकी नॉमिनल वैल्यू कम होती है, लेकिन उसको वोटिंग राइट ज्यादा मिलता है. ठीक है ना. उसके बाद
इसमें रिस्क ज्यादा होता है, ठीक है, कि कंपनी के ज्यादा अच्छे ओनर होते हैं। और प्रेफरेंस शेयर में क्या होता है, दो चीज का बेनिफिट उनको ज्यादा मिलता है, एक तो डिविडेंड के लिए ज्यादा प्रायोरिटी मिलती है और दूसरा रीपेमेंट करने में उनको प्रायोरिटी मिलती है। ये हो गया प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी। वैसे तो आप इसमें टैलेंटेड है तो इसमें दिक्कत वाली बात कोई है नहीं। उसके बाद है शेयर्स और डिवेंचर की बात कर लें। तो शेयर्स और शेयर्स क्या होते हैं, शेयर होता है कैपिटल ऑफ द कंपनी, ठीक है ना, और डिवेंचर्स होता है कि जो लोन रेज करते हैं पब्लिक से वो सारा चीज। तो इसलिए शेयर्स और डिवेंचर्स की बात करें तो डिवेंचर क्या है, लोन ऑफ द कंपनी, और शेयर्स क्या है आपका कैपिटल ऑफ द कंपनी, ठीक है जी। तो आप देखिए शेयर्स में आपको वोटिंग राइट मिलते हैं और आपको डिवेंचर्स में कोई वोटिंग राइट नहीं मिलता है डिवेंचर होल्डर्स को। नहीं, डिविडेंड पेबल, देखिए प्रॉफिट होगा तभी आपको शेयर्स में डिविडेंड मिलेगा, लेकिन यहाँ पे डिवेंचर्स लें अगर आपने लोन लिया तो आपको इंटरेस्ट पेमेंट करना कंपलसरी है। तो ये बेसिक कुछ चीजें हैं जिसको आपको देख लेना है, बस इससे ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अब जो इसमें पढ़ने वाली चीजें हैं वो है सबसे इंपॉर्टेंट, उसको बोलते हैं फॉरेन कैपिटल। फॉरेन कैपिटल भाई साहब दो तरीके का, कैसे आइए मैं आपको दिखाता हूं, ये ध्यान से समझिएगा इसको, ठीक है। मैं यहां वही चीज लिख रहा हूं जो आपके एग्जाम के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, तो बोल रहा है फॉरेन कैपिटल क्या रेफर्स टू द कैपिटल फंड प्रोवाइडेड बाय द फॉरेन इंस्टीट्यूशन, फॉरेन इन्वेस्टर्स एंड द फॉरेन बैंक्स। तो फॉरेन इंस्टीट्यूशन से जो भी चीजें हमें प्रोवाइड की जाती है वो सारा कैपिटल क्या कहलाता है, फॉरेन कैपिटल कहलाता है। तो देखिए, तो फॉरेन कैपिटल कहने का मतलब ये सारी चीजें। अब क्या, दो तरीके की फॉरेन कैपिटल होती है, क्या कौन कौन सी जी, एक होता है ऑफिशियल फॉरेन कैपिटल, ऑफिशियल फॉरेन कैपिटल, और एक होता है प्राइवेट फॉरेन कैपिटल, ठीक है जी। हाँ जी सर। अब देखिए जी, ऑफिशियल फॉरेन कैपिटल में तो भाई साहब क्या होता है, लोन हो गया, एड्स हो गया, है ना, एड्स मत समझना इसको, एड्स बोल रहा हूं, ठीक है, ग्रांट्स हो गए, ठीक है, गिफ्ट्स हो गए, ये सारे चीज क्या है सर ऑफिशियल है। अनऑफिशियल में दो होते हैं, मतलब प्राइवेट में दो होते हैं, कौन, एक होता है जी एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और एक होता है जी एफपीआई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। ये तो ऑलरेडी आपने पढ़ रखा है किसमें, इंटरनेशनल बिजनेस में। चलिए जी, तो ये तो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, जितना चाहे कर लो। अब एफपीआई के जो मेन पार्ट है ना, ये हमारे कैपिटल के पार्ट होते हैं। तो जिसमें से पहला होता है एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, ठीक है, बाहर से जो पैसा मिल रहा है। दूसरा होता है यूरो इश्यूज, यूरो इश्यूज। तीसरा होता है स्टॉक मार्केट ट्रांजैक्शंस, स्टॉक मार्केट ट्रांजैक्शंस, ठीक है जी। हाँ जी सर। अब देखिए यूरो इश्यूज जो होते हैं, ठीक है, उसमें भी क्या होता है कि जब ग्लोबलाइजेशन हुआ था तब इंडियन गवर्नमेंट ने फॉरेन कंपनी से कोई भी इन्वेस्टमेंट के लिए इंडियन कंपनीज को अलाउ किया था। ये ग्लोबलाइजेशन का टाइम है, उससे पहले अलाउ नहीं था। और जब ये अलाउ हुआ तो इसमें तीन तरह की सिक्योरिटीज को अलाउ किया गया। कौन कौन सा, एफसीसीबी मतलब फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल बॉन्ड्स, और इक्विटी शेयर थ्रू दी डिपॉजिटरी रिसीट। तो ये तीन माध्यम था जिसके थ्रू हमारे पास कैपिटल, फॉरेन कैपिटल आना था। तो उसी में से जो थर्ड है इक्विटी शेयर थ्रू डिपॉजिटरी रिसीट, ये डिपॉजिटरी रिसीट से आपका क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, तो इसको समझिएगा। बेसिकली दो तरीके की डिपॉजिटरी रिसीट होती हैं, एक होता है एडीआर, एक होता है जीडीआर, ठीक है। एडीआर और जीडीआर का फर्क क्या है, सबसे पहले सर डिपॉजिटरी रिसीट क्या होती है। तो ये बिल्कुल शेयर्स की तरह होता है, जो जैसे इंडिया में शेयर इशू करते हैं ना, वैसे डिपॉजिटरी रिसीट इशू किया जाता है। मतलब जैसे आप इसको ऐसे समझिए कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट में जब डिपॉजिटरी रिसीट इशू करने का ये मतलब है कि जब इंडिया को पैसे की जरूरत पड़ेगी तो वो इंटरनेशनल लेवल पे एक डॉक्यूमेंट इशू करेगा, डिपॉजिटरी रिसीट इशू करेगी, और उसके बदले में फॉरेन इन्वेस्टर जो होगा उसको पैसे दे देगा। जैसे सिंपल एज दैट, जैसे इंडिया में शेयर इशू किया जाता है, तो जैसे शेयर इशू किया जाता है ना, वैसे ही इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट में डिपॉजिटरी रिसीट को भी हम इशू करते हैं। तो एडीआर इसको बोलते हैं अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट। क्या बोलते हैं जी, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट, और इसको बोलते हैं जी ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट, ठीक है जी। हाँ जी सर, ठीक है। देखिए राइटिंग पे नहीं जाइएगा, आप इसको बस सुनिएगा ध्यान से, ठीक है। हाँ,
अब देखिए, तो अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीप्ट क्या है, एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है जो यूएस बैंक के थ्रू ये किया गया है, और रिप्रेजेंट क्या करता है, नॉन यूएस कंपनी स्टॉक में भाई साहब ये नहीं आएगा। तो फॉरेन कंपनी जो है जो यूएस स्टॉक एक्सचेंज के अंतर्गत आया है उसमें एडीआर का रोल प्ले किया जा सकता है। ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीप्ट क्या है, जो ग्लोबल लेवल पर जो आप इशू कर सकते हैं ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीप्ट को, ठीक है। तो एडीआर अमेरिका के लिए है, जीडीआर होल इंडिया के लिए, सॉरी होल वर्ल्ड के लिए, ठीक है। और कहां इशू किया जाता है जी, इसका इशू किया जाता है जैसे अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट जो है वो यूएस कैपिटल मार्केट में इशू किया जाता है, और जो ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट है वो यूरोपियन कैपिटल मार्केट में इशू किया जाता है। अब ये इशू होती कैसे है सर, देखिएगा, डिपॉजिटरी रिसीट में किसी भी देश की कंपनी पहले क्या करती है, जैसे मान लो कोई एक देश की कंपनी, वो अपने बैंक से फिर पहले वो बात करती है, डायरेक्टली नहीं इशू करेगी, फिर वो बैंक जो फॉरेन का बैंक होगा, जो कभी जब कोई कंट्री अपनी कंट्री के अलावा किसी और कंट्री से बात करेगी दैट इज फॉरेन बैंक, तो जब बात करेगी फिर वो बैंक विदेश के बैंक से बात करेगा, जो विदेश के बाद से बैंक हो जाएगी तो फिर बैंक के थ्रू डिपॉजिटरी इशू क्या होगा, इशू होगा, जो विदेश के कैपिटल मार्केट से पैसा लेकर अपने देश के बैंक को देगा, जो फिर अपने देश की कंपनी को पैसा मिलेगा। मींस कंपनी डायरेक्टली, मींस का मतलब क्या हुआ कि कंपनी जो है, कोई भी कंपनी, फॉरेन कंपनी डायरेक्टली डिपॉजिटरी रिसीट इशू नहीं कर सकती, उसको अपने बैंक के पास जाना होगा, वो बैंक फिर फॉरेन बैंक के पास जाएगी, फॉरेन बैंक के थ्रू बातचीत होगा और तब जाके वो डिपॉजिटरी रिसीट इशू होगा। तो ये है आपका क्या, एडीआर और जीडीआर के फुल फॉर्म। एडीआर याद रखिएगा अमेरिका के लिए है और जीडीआर ग्लोबल के लेवल पे, ठीक है। हाँ जी सर। उसी तरह से एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोविंग्स है सर, ये क्या है, जैसे कहता है लॉन्ग टर्म फाइनेंस है ना, जो कह रहा है ईसीबी रेफर टू द रेजिंग ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस बाय द इंडियन कंपनीज फ्रॉम इंटरनेशनल मार्केट एक्सेप्ट कौन कौन सा चीज को छोड़कर, फॉरेन कन्वर्टेबल ये बॉन्ड्स को छोड़कर, नहीं फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स को छोड़कर और डिपॉजिटरी रिसीट को छोड़कर एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग्स कहलाते हैं। कह रहा है इट इंक्लूड्स कमर्शियल बैंक लोन, जो बैंक लोन होगा आप वो बायर्स का क्रेडिट, सेलर्स का क्रेडिट, फ्लोटिंग रेट नोट्स, फिक्स रेट बॉन्ड्स है ना, बोरोविंग, ये सारा चीज क्या आ जाएगा, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोविंग्स बोलते हैं इसको, ठीक है। हाँ जी सर। अब जो है आइए इसमें एक, ये देखिए मैंने इसको ऐड कर रखा है आपके लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान से पढ़िएगा। देखिए डिनोमिनेशन इन द टर्म्स ऑफ एनी फ्रीली कन्वर्टेबल करेंसी, जीडीआर, एडीआर का इट इज डिनोमिनेटेड ओनली इन यूएस डॉलर, तो ये अमेरिका के लिए, होल द वर्ल्ड के लिए। इट इज इश्यूड टू इन्वेस्टर इन वन अक्रॉस मोर मार्केट साइमल्टेनियसली, एक के अलावा बहुत सारे मार्केट में इसको इशू किया जा सकता है, लेकिन जो एडीआर है उसको सिर्फ अमेरिका में इशू किया जा सकता है। कह रहा है नॉन यूएस स्टॉक एक्सचेंज सच एज लंदन स्टॉक एक्सचेंज एंड लग्जमबर्ग स्टॉक एक्सचेंज, तो ये नॉन यूएस स्टॉक एक्सचेंज में होता है, मतलब जो यूएस का नहीं है, और ये अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड होता है, कौन, एडीआर जो अमेरिका का है। इशू करना, जीडीआर डज नॉट रिक्वायर फॉरेन रेगुलेटरी क्लियरेंस, जीडीआर को फॉरेन रेगुलेटरी क्लियरेंस की आवश्यकता नहीं है, और एडीआर को ये चीज है, ठीक है। नेगोशिएशन कवर्ड, इट इज नेगोशिएबल ओवरऑल द वर्ल्ड एंड इट इज नेगोशिएबल ओनली इन अमेरिका, तो अमेरिका में क्या होता है, एडीआर, ठीक है। चलिए जी, अब पढ़ते हैं हम लोग लीज फाइनेंसिंग। बेसिकली क्या है लीज फाइनेंसिंग, का क्या मतलब है, देखिए जी, लीज फाइनेंसिंग एक क्या है, कॉन्ट्रैक्ट है किनके बीच में, दो पर्सन के बीच में, ध्यान से समझिएगा इसको, मैं आप इसको नोट डाउन करके थोड़ा देर में आपको समझाता हूं क्या होता है। लीज क्या है जी, कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट है, क्या है जी, कॉन्ट्रैक्ट, किसके किसके बीच में, बिटवीन टू पार्टीज, ठीक है जी। हाँ जी सर, किसके, कौन कौन से पार्टीज, एक को बोलते हैं जी लेसर, क्या बोले जी, लेसर, LESSOR, ये हो गया जी लेसर, और एक को बोलते हैं जी लेसी, ठीक है। लेसर होता है ऑनर ऑफ द एसेट, ऑनर ऑफ द एसेट, और लेसी होती है जी, होता है या होती है जो भी, यूजर ऑफ द एसेट। तो यहां लीजिंग, लीज कहने का मतलब क्या कि दो पार्टी के बीच में ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जहां एक लेसर यानी कि जो ऑनर ऑफ द एसेट है वो एसेट को यूज करने के लिए देता है, किसको, लेसी को, जो आपका यूजर ऑफ द एसेट है। बात समझ में आई, देखिए इसको ध्यान से समझिएगा, ये कौन है जी, लेसर, ठीक है। हाँ जी सर। अब ये क्या किया, एसेट दिया इसको, गिव एसेट्स फॉर यूज,
एसेट्स फॉर यूज, क्या है, और ये क्या है, लेसी है। ये क्या किया, ये इसको दिया पे किया, क्या, लीज रेंट, तो क्या दिया जी, लीज रेंट पे किया इसको, लेसी को। बात समझ में आया? तो लेसर का रोल क्या सर, एसेट देना यूज करने के लिए, और लेसी का रोल क्या कि भाई उसके लेसर को क्या क्या पे करेगा, लीज रेंट पे करेगा। बात समझ में आई? कोई दिक्कत है यहाँ तक तो बताइए। सर कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक तो बहुत मजे से समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट चलें। हाँ जी सर, अब लीजिंग डिसीजन पढ़ना है। सर लीजिंग डिसीजन क्या होता है? देखिए लीजिंग डिसीजन तो भाई साहब दो पार्टी है। हाँ जी सर, तो दो पार्टी का दोनों अलग अलग डिसीजन होगा ना। आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो भाई जो लेसी होगा उसका भी डिसीजन होगा, जो लेसर होगा उसका भी डिसीजन होगा। तो पहला डिसीजन जो है वो लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं। लेसी मतलब जहां आपको क्या करना है, लेसी मतलब होता है जो एसेट है यूजर का, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं। उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, लेसी पॉइंट ऑफ व्यू। तो सबसे पहला वो डिसीजन लेता है कि हम सामान को लीज पे लें कि बाय कर लें। क्या डिसीजन होता है जी, कि हम एसेट को क्या करें, लीज पर ले लें लेसर से कि बाय कर लें। देखिए यही चीज होता है ना कि जब हमको कोई एसेट खरीदना है, मान लीजिए हमारे पास पैसा बहुत ज्यादा कम है, तो हम ये एक बार सोचते जरूर है भाई काम करते हैं किसी से लीज पर ले लेते हैं या फिर क्या करें खरीद लें। तो अब इसको कैसे आप चुनिएगा, तो बोल रहा भाई साहब जहां पैसा आपको कम लग रहा है वो काम कर लीजिए, वो अच्छा डिसीजन है आपके लिए। ठीक है, क्या बोला, लेजी डिसाइड करेगा कि एसेट्स को लीज पर लेना बेनिफिशियल होगा या बाय करना। अगर लेसी का कैश आउटफ्लो कम होगा तो लेसी को ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। यानी कि सीधा सीधी बात है भैया, पैसा कम है तो हमको चुनना ही ना पड़ेगा कि क्या करें, सोचना ना पड़ेगा। हाँ जी, अब पैसा बहुत है तो तुम खरीदिए लोगे, लेकिन पैसा कम है तो तुमको चुनना पड़ेगा भाई हम क्या करें, हमको लीज पे सस्ता मिल जाएगा कि परचेज करने में सस्ता पड़ेगा। ये हो गया लेसी का पॉइंट ऑफ व्यू। अब लेसर का पॉइंट ऑफ व्यू क्या हुआ है, लेसर पॉइंट ऑफ व्यू ये क्या ध्यान देगा, बोलेगा भाई साहब ऐसा है कि एसेट को बाय करके लीज पर देना बेनिफिशियल रहेगा या नहीं, क्योंकि लेसर क्या है सर, मालिक है। हाँ जी सर, तो वो यही सोचेगा ना कि क्या हम जो भी सामान खरीद के लेसी को देंगे यानी कि यूजर ऑफ द एसेट को देंगे, क्या वो मेरे लिए बेनिफिशियल रहेगा कि नहीं, क्या वो सही रहेगा कि नहीं। अगर उसके लिए बेनिफिशियल नहीं रहेगा तो वो सामान नहीं देगा, और अगर उसके लिए बेनिफिशियल रहेगी, अगर उसके लिए हमेशा नेट प्रेजेंट वैल्यू अच्छी मिलती रहेगी तो वो क्या करेगा, उस सामान को दे देगा। बात समझ में आई? हाँ जी सर। अब उसमें टाइप्स ऑफ लीज होते हैं, तो सबसे पहला लीज जो है वो है ऑपरेटिंग लीज। क्या है जी, ऑपरेटिंग लीज। तो ऑपरेटिंग लीज देखिए नाम से ही समझिए, ऑपरेटिंग मतलब होता है ऑपरेशन। वैसा लीज जिसको हम लोग ऑपरेशन के लिए यूज करते हैं। कहता है जब कोई एसेट परचेज करता है, जैसे कोई ऑनर मतलब यहाँ पे किसकी बात की गई है, लेसर की। तो जब कोई एसेट परचेज करता है तो उसकी एक समय सीमा होती है, ऑब्वियस बात है एसेट की भी एक समय सीमा होती है। हाँ सर बिल्कुल, जैसे 10 साल, मान लो कोई एसेट खरीदा उसका 10 साल समय सीमा है, तो जब लेसर लेसी को उस समय सीमा से कम समय के लिए सामान देता है यूज करने के लिए, उसको बोलते हैं जी ऑपरेटिंग लीज। बात समझिएगा, 10 साल के लिए सामान का उसका एक पंखा मान लीजिए खरीदा, और पंखा का टाइम पीरियड है 10 साल के, 10 साल चलेगा पंखा। अब लेसर ने क्या करा, उसको दे दिया 3 साल के लिए किसी को, भाई 3 साल तुम चलो फिर हमको देना, 3 साल हमको रेंट पे दे दो। वही काम उसी को हम लोग बोलते हैं ऑपरेटिंग लीज। और यहाँ पे जब लेसर उसको देगा तो उसको ये प्रॉमिस करता है कि भाई साहब अगर कोई जरूरत पड़ी, कोई रिपेयरमेंट की जरूरत पड़ी तो वो उसे ठीक करवा के भी देगा। तो ऑपरेटिंग लीज एक तरह से रेंट टाइप का हो गया कि हाँ सर कोई भी दिक्कत हुआ तो हम उसको ठीक करवा के देंगे। दूसरा है फाइनेंशियल लीज। फाइनेंशियल लीज क्या होता है जी सर, फाइनेंशियल लीज जहां लेसर लेसी को होल पीरियड के लिए एसेट दे देता है, ठीक है, और किसके लिए, एसेट को यूज करने के लिए, और बोलता है भाई साहब एक काम करो, हम तुमको होल पीरियड के लिए तो दे ही दिए, चुपचाप अपना खुद का मेंटेनेंस करो और बीच में कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने की जरूरत नहीं है। तो सिंपली क्या हुआ, मतलब ये एसेट पूरा का पूरा फिर किसका हो जाता है, लेसी का हो जाता है। तीसरा है सेल्स एंड लीज बैक। ठीक है जी, सेल्स एंड लीज बैक का क्या मतलब हुआ, देखिए आप कोई बात समझिएगा ध्यान से, सेल क्यों करेगा भाई कोई बंदा, इसका मतलब उसमें उसका कहीं ना कहीं उसके पास पैसे की कमी है। हाँ जी सर, तो जब कभी किसी के पास पैसे की कमी हो जाए तो वो क्या करता है, कभी कभी अपने एसेट को बेचकर खुद ही वापस खरीद लेता है,
क्यों? क्योंकि उसको यूज तो करना है। हाँ जी सर, तो यूज करना है सामान का और उसके पास पैसा किस चीज का घट रहा है, तो उसने क्या किया, सामान को बेच दिया और बोला भाई साहब हम ही को भाड़ा पर दे दो ना, अच्छा रहेगा हमको, बहुत बढ़िया रहता मेरे लिए। ठीक है, ये तो वही हाल हो गया कि जैसे मान लीजिए वो घर में खाने पीने के वांदे हो रहे हैं तो घर बेचना मुसीबत आ गया, हमने घर बेच दिया और मकान मालिक को बोला भाई साहब हमको यहीं रहने दो, हम हर महीने इसका रेंट पे करेंगे। बात समझ में आई? तो उसको बोलते हैं सेल एंड लीज बैक। उसी तरीके से लिवरेज लीज है। देखिए लिवरेज लीज में जब लेसर एसेट को इक्विपमेंट सप्लायर से उधार में खरीदता है और उसे लेसी को देता है, तो इक्विपमेंट सप्लायर लेसर के लिए एक ट्रस्टी रखता है और फ्यूचर में लेसर से पैसा लीज रेंट पर लेगा और बट इक्विपमेंट सप्लायर को पैसा नहीं देना है। ठीक है, लिवरेज लीज मतलब होता है उधार में लीज दिया, सिंपल सी बात है। लिवरेज मतलब होता है लिवर है, बोलते हैं किडनी लिवर वाला, तो वो सिंपल से ये ऑर्डिनरी लीज से पैसा, जिससे ऑर्डिनरी लीज में क्या होता है पैसा लेते हैं ना, उस तरह से इसमें ये पैसा ले नहीं सकता। ठीक है, हाँ जी सर, तो बस आप इसी को याद रखिएगा, ये काफी है, ये इससे ज्यादा नहीं पूछा जाता है। अब क्या, अब चलते हैं नेक्स्ट क्या है सर, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल का क्या मतलब होता है, कोई मुझे बताएगा? बताइए जी, कॉस्ट ऑफ कैपिटल का क्या मतलब? सर बिल्कुल बताएंगे सर। देखिए जी, हर, चूंकि हमने पढ़ा भी सोर्स ऑफ फाइनेंस कि सर डेट होता है, इक्विटी होता है ना, प्रेफरेंस शेयर होता है ना, ये सारी चीजें हमने पढ़ा, बिल्कुल। और रिटेन्ड अर्निंग भी पढ़ी हमने शुरू में कि भाई रिटेन्ड अर्निंग भी होती है। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि हर सोर्स का एक फाइनेंस होता है, यानी कि फाइनेंस का एक सोर्स होता है और उस सोर्स की अपनी एक वैल्यू होती है, अपनी एक कॉस्ट होती है। जैसे अगर मैं बात कहूं आपके पास 10 रुपए हैं, आज क्या 10 रुपए आपके पास पड़े हुए हैं, कल भी वो 10 रुपए क्या 10 रुपए पड़े रहेंगे, परसों भी 10 रुपए पड़े रहेंगे, कभी वैल्यू बढ़ेगी क्या? नहीं। लेकिन अगर आपने किसी जगह पे 5,000 रुपए फंसा रखे हैं, कोई इक्विटी में, कोई प्रेफरेंस में, कोई ये लोन दे दिया है किसी को, तो वहां से क्या होंगे, आपको कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगी कि नहीं मिलेगी? सर रिटर्न में कुछ इंटरेस्ट ही मिल जाएगा, बैंक में जमा कर दोगे तो हाँ जी सर मिलेगा। तो दैट वैल्यू इज नोन एज कॉस्ट, समझ रहे हो, उसकी वैल्यू। तो इसीलिए कहा गया कि हम सोर्स की, फाइनेंस की अपनी एक सोर्स होती है और उस सोर्स की अपनी एक कॉस्ट होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं सर? कॉस्ट बोलते हैं ना। और अब इन सब कॉस्ट को मिला दिया जाए तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे सर? उसको बोलेंगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल। आइए समझते हैं इसको, ध्यान से पहले समझेंगे। ठीक है, ये देखिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो सबसे पहले क्या बोला मैंने कि फाइनेंस की अपनी क्या होती है? सोर्स होती है ना, सोर्स ऑफ फाइनेंस। बात समझ में आई? हाँ जी सर आई, सोर्स ऑफ फाइनेंस। अब इस सोर्स में ध्यान से समझिएगा, इसको बहुत अच्छे तरीके से मैं कोशिश करूंगा समझाने का, बहुत शॉर्ट में। देखिए हमारे पास सोर्स ऑफ फाइनेंस क्या है? इक्विटी है, ठीक है, प्रेफरेंस शेयर है ना, हाँ जी सर, डिबेंचर है, हाँ सर, रिटेन्ड अर्निंग है ना, हाँ जी सर। तो ये जो है कॉस्ट ऑफ इक्विटी यानी के डिनोट करा जाता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल को, है ना। प्रेफरेंस शेयर्स यानी कि कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, केडी यानी कि कॉस्ट ऑफ डेट, और के आर यानी कि कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग। भाई साहब ये बात तो बहुत सही है, रिटेन्ड अर्निंग का मतलब होता है पैसा जो आपके पास रखा हुआ है। आप मुझे बताइए, क्या आपने मान लो आपके पैकेट में 50,000 रुपए हैं, 50,000 रुपए आपके पैकेट में आज भी पड़े हैं, कल भी पड़े हैं, परसों भी पड़े रहेंगे, 3 दिन बाद तक भी पड़े रहेंगे, क्या वो 50,000 से 51,000 खुद होंगे क्या? नहीं सर। लेकिन अगर उसको आप बैंक में डालते, कहीं और रखते, तो पैसा बढ़ता कि नहीं बढ़ता? सर बिल्कुल, इंटरेस्ट मिलता तो बढ़ता ही बढ़ता। तो इसीलिए बोला जाता है कि जो रिटेन्ड अर्निंग है, जो पैसा आप कमा के अपने पास रख रहे हैं, उसकी भी अपनी एक कॉस्ट होती है उसको, और उसको कहा जाता है केआर। और इसी का एक दूसरा नाम है जिसको हम लोग बोलते हैं इम्प्लिसिट कॉस्ट। क्या बोलते हैं जी? इम्प्लिसिट कॉस्ट। और जिस तरीके से आपको केई, केपी और केडी की बात किया जाए तो ये क्या है? इस कॉस्ट को बोला जाता है जी एक्सप्लिसिट कॉस्ट। क्या बोला जाता है जी? एक्सप्लिसिट कॉस्ट। बात समझ में आई? हाँ जी सर। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है सर? ठीक है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल वो एक रेट ऑफ रिटर्न है जिसमें हमें ये डिसाइड करना होता है भाई साहब, कम से कम जितना हम, जैसे कहीं से लोन लिए हैं आप, ठीक है, मान लेते हैं 50,000 रुपए आप लोन लिए हैं, तो 50,000 रुपए लोन लिए हैं, उसके बिहाफ में आपको इंटरेस्ट पे करना होगा ना जी।
तो उस 50,000 से कम इतना पैसा तो आपको कमा लेना होगा कि उस 50,000 का जो इंटरेस्ट लगना है उसको पे कर सकें। बात समझ में आया? तो वो 50,000 का जो इंटरेस्ट आप पे करने पर पैसा कमा रहे हैं, दैट इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। बात समझ में आई? कि उतना रिटर्न जितना हम कम से कम पे कर सकें अपने सोर्स को, उसको क्या बोलते हैं सर? उसको हम लोग बोलते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो मतलब हमें, अब इसको ध्यान से सुनिएगा, कि हमें किसी भी प्रोजेक्ट पर इतना रिटर्न मिले कि हम उसको और उसके सोर्स ऑफ फाइनेंस को पे कर सकें। जैसे जब हम इक्विटी से पैसा लें तो वहां से कमाकर उसको डिविडेंड दे सकें, जब हम डेट से पैसा लें, डिबेंचर से, तो हम उस वहां से क्या करें, पैसा कमाकर उसको इंटरेस्ट दे सकें, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं सर? उसको बोलते हैं जी कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो इसको एक और चीज बोला जाता है, मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न विच मस्ट फर्म बाय अर्न बाय कंपनी। देखिए मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न मतलब बोलता है भाई साहब कंपनी को कम से कम इतना पैसा जरूर कमाना लेना चाहिए जिससे ये जो चीज है ना, ये कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस और कॉस्ट ऑफ डेट, तो वो कॉस्ट बियर जो वो था वो पे किया जा सके। बात समझ में? मैं आपको कॉस्ट ऑफ डेट का बढ़िया एग्जांपल लेके ही मैंने बताया कि मान लो आपने किसी से 50,000 रुपये उधार लिया है, तो भाई उधार लिया है तो आपको भी तो कमा के उसको देना होगा। हाँ जी सर, तो मिनिमम जितना आपको पे करना है उसको कम से कम उतना तो जरूर कमाना होगा ही होगा। बात समझ में आई? और वही कॉस्ट क्या कहलाती है सर? वही कॉस्ट कहलाती है जी कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इसको हम लोग अलग अलग नाम से जानते हैं। इसको मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न भी कहा जाता है, कट ऑफ रेट भी कहा जाता है, हर्डल रेट भी कहा जाता है, स्टैंडर्ड रिटर्न भी कहा जाता है, टारगेट रेट भी कहा जाता है। ये सारी चीजें इसको कही जाती है। अब आइए देखिए, मैं बहुत बहुत लिमिटेड में आपको अभी पढ़ा रहा हूँ, लेकिन जो जो बता रहा हूँ उससे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रखिएगा, क्वेश्चन हमेशा इससे पूछा जाता है। अब चलिए सबसे पहला पढ़ते हैं क्या, कॉस्ट ऑफ डेट। कॉस्ट ऑफ डेट, देखिए जी, कॉस्ट ऑफ डेट दो तरीके का होता है, एक होता है रिडीमेबल, एक होता है इररिडीमेबल। फॉर्मूला है बेसिकली, समझ जाइएगा, पास इसी फॉर्मूला के बेस पर इसमें से क्वेश्चंस पूछा जाता है प्रैक्टिकल, ध्यान दीजिएगा। कॉस्ट ऑफ डेट भी एक होता है इररिडीमेबल। तो पहले इररिडीमेबल का देखें, इररिडीमेबल डेट, ठीक है। अब इसके जो फॉर्मूला है, मैं आपको फॉर्मूला देख के दिखाता हूं। तो एक होगा जो इंटरेस्ट लगेगा विदाउट टैक्स वाला, और एक होगा जिसमें टैक्स भी लगेगा, ठीक है। तो आइए, तो पहले केडी फॉर्मूला क्या हो गया जी, इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीडिंग्स इनटू 100, ये था विदाउट टैक्स, ठीक है। एक और है केडी इज इक्वल टू इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीडिंग्स इनटू 100, ये था विद टैक्स, ठीक है। ये कौन सा डेट है जी, इररिडीमेबल डेट है। अब दूसरा आइए जी, रिडीमेबल डेट। इसका क्या फॉर्मूला होता है? तो इसमें भी वही बिफोर टैक्स, आफ्टर टैक्स, या विद टैक्स और विदाउट टैक्स। आइए लिखते हैं रिडीमेबल डेट का पहला फॉर्मूला क्या, के डी इक्वल टू इंटरेस्ट प्लस एनपी नेट प्रोसीडिंग्स, है ना, मैच्योरिटी वैल्यू ऑफ डेट, ठीक है, या मार्केट वैल्यू कह सकते हैं इसको, ठीक है। नीचे क्या हो गया जी, एन डिवाइडेड बाई ये टोटल होल मार्केट वैल्यू प्लस नेट प्रोसीडिंग्स डिवाइडेड बाई 2, ये हो गया जी आपका कॉस्ट ऑफ डेट। ये हो गया बिफोर टैक्स, ठीक है। दूसरा दूसरा हो जाएगा केडी का फॉर्मूला क्या होगा जी, इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स प्लस एम बी माइनस एन पी डिवाइडेड बाई 2, और ये हो जाएगा जी एम बी प्लस एन पी डिवाइडेड बाई 2। ये देखिए एम बी बोलते हैं मार्केट वैल्यू को, इसको ध्यान में रखिएगा, मार्केट वैल्यू को, ठीक है। फिर बोलते हैं एनपी नेट प्रोसीडिंग्स, ठीक है, और केडी कॉस्ट ऑफ डेट है,
केडी कॉस्ट ऑफ डेट है, और क्या आई आपका एनुअल इंटरेस्ट है, ना, और एन नंबर ऑफ ईयर्स, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। हाँ जी, अब दूसरा चलते हैं। दूसरा क्या जी, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस। देखिए जो मैं लिख रहा हूं इसको याद कर लीजिएगा, इससे क्वेश्चन आता है, इसमें कुछ नहीं करने का रहता है, बस आपको डेटा पुट करना रहता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस भी दो तरीके का होता है, एक को बोलते हैं इररिडीमेबल, प्रेफरेंस शेयर, एक को बोलते हैं रिडीमेबल प्रेफरेंस। चलिए जी, तो इसका फॉर्मूला होता है के पी इक्वल टू डिविडेंड डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड्स इनटू 100, और इसका जो फॉर्मूला होता है के पी इक्वल टू डिविडेंड प्लस एम वी माइनस एन पी डिवाइडेड बाय एन एम वी प्लस एन पी डिवाइडेड बाई 2 into 100, ठीक है। तो ये फॉर्मूला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तीसरा जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है सर, वो हम लोग इसका प्रैक्टिकल करेंगे, अभी नहीं, इस वीडियो में नहीं, अगले वीडियो, किसी और वीडियो में, ठीक है। तीसरा है जी कॉस्ट ऑफ इक्विटी, है ना। कॉस्ट ऑफ इक्विटी में दो तीन मेथड है, ठीक है। मैं आपको फॉर्मूला लिख देता हूं, ये ध्यान में समझिएगा। चलिए, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, ठीक है जी। हाँ जी सर, तो के इक्वल टू क्या हो जाता है, D1 बटा P0 इंटू 100। D1 बोलते हैं एक्सपेक्टेड डिविडेंड पर शेयर को, D1 इज एक्सपेक्टेड डिविडेंड पर शेयर, ठीक है। और P0 करंट मार्केट प्राइस को बोलते हैं, बात खत्म, इतना दिमाग ज्यादा नहीं लगाने का, ठीक है जी। हाँ जी सर, एक मॉडल और बचा हुआ है जो एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, हम लोग बोलते हैं जी कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। वैसे एक और मॉडल मैं लिख दूं इसी का, डिविडेंड यील्ड ग्रोथ मेथड। इसका भी फॉर्मूला कुछ नहीं है, बस जी जोड़ दीजिएगा। एक पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, के इक्वल टू D1 डिवाइड बाई P0 इंटू 100 प्लस जी। ये फॉर्मूला है डिविडेंड यील्ड ग्रोथ मेथड का, और ये है डिविडेंड यील्ड मेथड का। इसको ध्यान में रखिएगा, ये दोनों आप नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए, अब जो मैं बताने जा रहा हूं वो वेरी इंपॉर्टेंट है, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है CAPM, ठीक है, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। देखिए इसका एजम्पशन कहता है ऑल इन्वेस्टर हैव द कॉमन एक्सपेक्टेशन, सारे इन्वेस्टर जो भी हैं उसका कॉमन एक्सपेक्टेशन है रिगार्डिंग द एक्सपेक्टेड रिटर्न, जो रिटर्न मिलेगा वो सबको बराबर मिलेगा। वेरिएंसेस एंड कोरिलेशन ऑफ द रिटर्न्स अमंग ऑल सिक्योरिटीज, सारे सिक्योरिटीज को लेकर वेरिएशन कोरिलेशन जो है वो सारे बराबर है। कह रहा ऑल इन्वेस्टर हैव द सेम इंफॉर्मेशन अबाउट द सिक्योरिटीज, सारे इन्वेस्टर को एक ही इंफॉर्मेशन है सिक्योरिटीज के बारे में। कह रहा देयर आर नो रिस्ट्रिक्शन ऑन इन्वेस्टमेंट, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। देयर आर नो टैक्सेस, कोई टैक्स भी नहीं है, कोई ट्रांजेक्शन कॉस्ट भी नहीं है। नो सिंगल इन्वेस्टर कैन अफेक्ट द मार्केट प्राइस ऑफ द सिग्नल, कोई एक सिंगल इन्वेस्टर मार्केट प्राइम फर्म को क्या कर सकता है, इफेक्ट नहीं कर सकता है। ये हो गया इसके एजम्पशंस भी। देखिए जी, इसमें दो तरीके के रिस्क होते हैं। एक रिस्क को बोलते हैं डाइवर्सिबल रिस्क, जिसको अनसिस्टमैटिक रिस्क कहता है, जो हम लोग चेंज क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। जो डाइवर्सिफाई मतलब चेंजेबल, नॉन डाइवर्सिफाई या सिस्टमैटिक रिस्क को हम लोग कभी बदल नहीं सकते, क्योंकि वो रिस्क आना ही ना आना है, ठीक है जी। हाँ जी सर, तो ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए, इसका फॉर्मूला लिख दूं, हाँ सर इसका फॉर्मूला लिख लीजिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। के इक्वल टू RF प्लस बीटा RM माइनस RF। ये फॉर्मूला क्या है ना, सिर्फ इस फॉर्मूला से क्वेश्चन बन जाता है। सारा कुछ दिया रहेगा, बोलेगा पुट करके बना दो, 2 नंबर ऐसे फ्री के नंबर है भाई साहब। चलो, तो RM माइनस RF को क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं मार्केट प्रीमियम, मार्केट प्रीमियम। फिर उसके बाद आ जाइए, RF को बोलते हैं रिस्क फ्री रेट, रेट ऑफ रिटर्न।
ठीक है जी। तो बीटा बीटा को तो बीटा रिस्क हो गया और क्या, ठीक है। हाँ जी सर। और ये तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है, आपको पता ही है कॉस्ट ऑफ इक्विटी, ठीक है। ये हो गया फॉर्मूला, याद कर लीजिएगा, आपको इसका बहुत सा सारा सवाल पूछा जाता है। चलिए अब क्या, कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग, ये तो मैंने छोड़ ही दिया, एक मिनट आइए। कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग है ना। अब देखिए, रिटेन्ड अर्निंग का मतलब जो आपने पैसा अपने पास रख लिया कंपनी ने, लेकिन अगर कंपनी पैसा नहीं रखती, सोच लीजिए रिटेन्ड अर्निंग का भी मतलब हुआ ना पैसा जो अपने पास रख लिया जाता है, लेकिन अगर अपने पास कंपनी पैसा नहीं रखती तो पैसा लगाती कहीं कहीं इन्वेस्ट करती, और उसके बदले में मिलता क्या, उसको रिटर्न मिलता, और वो जो रिटर्न होता उसकी भी अपनी एक कॉस्ट होती है, इसलिए बोला गया कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग। बात समझ में आया, बस सिंपल सा है। इसका एक फॉर्मूला होता है के आर इक्वल टू के ई 1 माइनस परसेंटेज ब्रोकरेज और फ्लोटेशन कॉस्ट। इसको याद रखिएगा, बस कहानी खत्म, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। चलिए जी, नेक्स्ट जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग, वो क्या है, वो है जी कैपिटल स्ट्रक्चर। क्या होता है कैपिटल स्ट्रक्चर? स्ट्रक्चर ढांचा को बोलते हैं सर, बिल्कुल सही बात है, ढांचा को ही बोलते हैं स्ट्रक्चर। तो यहां भी हम फाइनेंस के ढांचे की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? फाइनेंस के ढांचे की बात कर रहे हैं। जैसे अभी तक हमने क्या पढ़ा कॉस्ट ऑफ कैपिटल में, अभी तक हमने कॉस्ट ऑफ कैपिटल में पढ़ा कि फाइनेंस के हर सोर्स की अपनी एक स्पेसिफिक कॉस्ट होती है। जैसे इक्विटी की अपनी कॉस्ट, डेट की अपनी कॉस्ट, प्रेफरेंस की अपनी कॉस्ट, रिटर्न अर्निंग की अपनी कॉस्ट होती है ना। अब उसी कॉस्ट को देखते हुए हम ये डिसाइड करेंगे कि हमें कौन सा सोर्स से कितना पैसा रेज करना है ना। जैसे इक्विटी कितनी लगानी है बिजनेस में, है ना, डेट से मतलब लोन कितना लेना है, प्रेफरेंस शेयर्स में कितने आएंगे, रिटेन अर्निंग ऑलरेडी मेरे पास कितनी पड़ी है, तो यही सेव करना है। तो इससे हमें क्या बोल रहा है कि हमें ये डिसाइड करेंगे कि कौन सा पैसा सोर्स से कितना लेना है, नहीं, हाँ जी सर। और यही डिसीजन लेना कि किस सोर्स से कितना पैसा लेना है, इसी डिसीजन को हम लोग बोलते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन। बात समझ में आई? बात फिर से बोलूं तो इसको अगर एक लाइन में कहा जाए तो क्या बोलेगा कि फाइनेंस के सोर्स को किस तरीके से यूज करें कि हमारी फर्म की वैल्यू बढ़ जाए, और इस तरह के डिसीजन को हम लोग बोलते हैं जी कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन। बात समझ में आई? हाँ जी। तो पहले एक चीज और मैं बताता हूं आपको, मैं एक लाइन लिख दूं, चलिए आपके लिए बेनिफिट होगा कि फाइनेंस के सोर्स को किस तरीके से यूज करें कि फर्म की वैल्यू बढ़ जाए, फर्म की वैल्यू इंक्रीज हो जाए। मतलब डेट कितना, प्रेफरेंस शेयर कितना, इक्विटी कितनी, है ना, कितना। बात समझ में आई? हाँ जी सर। अब देखिए मेनली क्या, मैं आपको बताता हूं पहले कैपिटल स्ट्रक्चर और फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में डिफरेंस। आपको पता है बैलेंस शीट हम लोग बनाते हैं जी, ये बिल्कुल बनाते हैं सर, ऐसे ही तो बैलेंस शीट हम लोग बनाए। हाँ जी सर। हम लोग इसमें देखते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल होता है इधर, कैपिटल लायबिलिटी साइज में, एक मिनट यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ। इधर क्या होता है कैपिटल एंड लायबिलिटी, इधर क्या होता है एसेट एंड प्रॉपर्टीज, है ना। हाँ जी सर। अब यहाँ देखिए, यहाँ क्या होगा, सबसे पहले सर इक्विटी शेयर कैपिटल डालते हैं, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, है ना, डिवेंचर, चाहे वो लॉन्ग टर्म हो या शॉर्ट टर्म हो, ठीक है। ये जो पार्ट है इसको कहा गया है जी कैपिटल स्ट्रक्चर, कैपिटल स्ट्रक्चर। और इसमें अगर सिर्फ आप ऐड कर दें करंट लायबिलिटीज, तो ये जो कहलाएगा जी
पूरा, एक चेंज कर दूं, अच्छा ये यहां से लेकर यहां तक जो पूरा कहलाएगा जी, इसको बोलेंगे हम फाइनेंशियल स्ट्रक्चर। समझ में आया बात? हाँ जी सर। इधर तो हम लोग का रहता है फिक्स्ड एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स, यही रहता है जी, और यहाँ रहता है करंट एसेट्स। अब ये क्या होता है ये आप लोग लिख लेना यार, इसको थोड़ी मैं लिखूंगा। चलिए बात समझ में आई? हाँ जी सर। तो नेक्स्ट चले, बिल्कुल। अब हमको देखना क्या है कि कैपिटल स्ट्रक्चर, ठीक है, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर जो है या कैपिटल स्ट्रक्चर, दोनों में हम लोग डिफरेंस देख लिए। अब हमको क्या देखना है कि भाई साहब फर्म की वैल्यू को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, ठीक है, फर्म की वैल्यू को कैसे बढ़ा सकते हैं। तो दो तरीके हैं फर्म की वैल्यू को बढ़ाने का। हमने तो ये सुना ना कि हम कैपिटल स्ट्रक्चर में क्या करते हैं, फर्म की वैल्यू बढ़ाते हैं, नहीं? हाँ जी सर। तो देखिए वैल्यू ऑफ फर्म्स कैसे हैं, तो लिखा है वैल्यू ऑफ फर्म्स डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड करता है जी? दो चीज पे। किस किस पे बताएंगे आप? सर बिल्कुल बताएंगे, क्यों नहीं बताएंगे। देखिए सबसे पहला जो डिपेंड करता है वो है अर्निंग पे। किस पे? अर्निंग। अर्निंग बोलते हैं अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, दैट इज कॉल्ड ईबीआईटी, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? ईबीआईटी, ठीक है जी। और दूसरा जो डिपेंड करता है कॉस्ट, जिसको हम लोग केओ भी कहते हैं। क्या कहते हैं जी? केओ कहते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा। और ये दोनों आपस में क्या है, ये अपने में इंडिपेंडेंट है। ये क्या है जी? इंडिपेंडेंट है। तो वैल्यू ऑफ फर्म्स डिपेंड किस पे करता है? अर्निंग पे और कॉस्ट, और दूसरा किस पे? कॉस्ट पे। अर्निंग के साथ जो इसका साझा है ना वो पॉजिटिव है। अर्निंग के साथ इसका जो साझा है वो पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि ये बोलता है भाई साहब जितनी अर्निंग बढ़ेगी उतना ही क्या होगा, वैल्यू ऑफ फर्म भी बढ़ेगा। जितनी अर्निंग कम होगी वैल्यू ऑफ फर्म भी क्या होगा, कम होगा। बात समझ में आई? कोई दिक्कत है, कहीं परेशानी है तो बताइए। क्या बोला? जितनी अर्निंग बढ़ेगी उतना सर वैल्यू ऑफ फर्म भी बढ़ेगा, और जितनी अर्निंग कम होगी उतना वैल्यू ऑफ फर्म भी क्या होगा, कम होगा। ये तो पॉजिटिव हो गए। दूसरा क्या था? दूसरा था जी नेगेटिव। नेगेटिव इंपैक्ट कैसे होगा देखिएगा। ये क्या बोल रहा है कि जितना कॉस्ट को आप बढ़ाइएगा ना उतना वैल्यू ऑफ फर्म तो क्या होगा, कम होगा। लेकिन जितना कॉस्ट को कम करिएगा ना वैल्यू ऑफ फर्म उतना बढ़ेगा। क्यों? किसी भी चीज की अगर कॉस्ट बढ़ती है तो प्रॉफिट घटेगा, प्रॉफिट घटेगा तो वैल्यू ऑफ फर्म घटेगा। सिंपल सी बात है, इसमें कोई दिक्कत है नहीं सर। तो कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज, जो अभी तक कैपिटल स्ट्रक्चर की बात हम लोग कर रहे हैं, इसके ना अलग अलग थ्योरीज दिए गए हैं, बहुत सारी थ्योरीज हैं। तो इसी थ्योरीज में से जो थ्योरीज मानती हैं, जो कैपिटल स्ट्रक्चर की बेसिक थ्योरीज हैं, वो कहती हैं कि जो अर्निंग है ना, अर्निंग यहाँ कांस्टेंट है। अर्निंग को हम लोग कोई तरीके से देख नहीं सकते कि भाई अर्निंग ठीक है, हम ये मान के चल रहे हैं कि अर्निंग सब जगह क्या है, बराबर है। तो अर्निंग पे तो कोई काम नहीं करना है। तो बनाया किस पे? कॉस्ट को लेकर, ठीक है। तो इसीलिए कॉस्ट को लेकर जो बनाया, तो उसमें क्या उसने बोला, उसने बोला भाई साहब सिंपल फंडा है क्या, कि कॉस्ट बढ़ेगा तो वैल्यू ऑफ फर्म कम होगा। यही तो हमने लिखा, कॉस्ट बढ़ेगा तो वैल्यू ऑफ फर्म कम होगा, और कॉस्ट कम होगा तो वैल्यू ऑफ फर्म बढ़ेगा। ये बात लिखा। इसका मतलब सर क्या होगा, इसका फॉर्मूला वैल्यू ऑफ फर्म इक्वल टू EBIT डिवाइडेड बाय क्या, क्यू, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। यही हो गया? हाँ जी सर बिल्कुल हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं सर। तो सर इसको प्रूफ करके दिखाइएगा क्या? बिल्कुल दिखाएंगे। ठीक है, मैंने बोला अर्निंग कितनी है, बात को ध्यान में देखिएगा, इसको ध्यान से प्रूफ करिएगा। और सपोज कीजिए आई, क्या एग्जांपल लिया मैंने, इसको आइए प्रूफ करते हैं। EBIT अर्निंग कितनी है, 20,000, ठीक है, मान के चलें। कॉस्ट कितना है जी, 20%, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ फर्म का फॉर्मूला क्या, EBIT बटा कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अगर ये मैं मानू, सॉरी 2000, 20,000 नहीं, 2000, तो अब 2000 का ये मैं बोल दूं कितना, 20%, तो वैल्यू ऑफ फर्म कितना निकल के आएगा जी, आप कर लीजिएगा 10,000 आएगा, देख लीजिए
ठीक है। हाँ जी, उसी तरीके से अगर मैं ये कहूं कि ईबीआईटी मेरा क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि कांस्टेंट रखते हैं ना हमेशा। अर्निंग तो बराबर है 2000 है, लेकिन कॉस्ट को सीधा हम कम कर दे रहे हैं। कॉस्ट को कितना कर दिए, 10% कर दिए। बात समझिएगा ध्यान से, मैं आपको समझाने के लिए बस ये लिख रहा हूं। देखिए वैल्यू ऑफ फर्म का फॉर्मूला क्या है, ईबीआईटी बटा कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब ईबीआईटी कितना है यहाँ, क्योंकि अर्निंग बराबर है, कांस्टेंट है, तो दोनों जगह बराबर बराबर ले लिया। अच्छा सर, कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% कर दिया। अब 20,000 का डिवाइड करिएगा 10% से ना, तो 20,000 आ जाएगा क्या, वैल्यू ऑफ फर्म। सिर्फ बात ध्यान समझिएगा, कॉस्ट मैंने कम कर दिया तो वैल्यू ऑफ फर्म बढ़ गई, कॉस्ट मैंने बढ़ा दिया तो वैल्यू ऑफ फर्म कम हो गई। प्रूव हो गया ना, बात समझ रहे हो? हाँ जी सर, तो इसीलिए इसको ध्यान में रखिएगा। देखिएगा जी, अब मैं आपको बोलता हूं ध्यान से, एजम्पशन सुनिएगा और इस एजम्पशन के बेस पर सारा काम होगा। ये मैं एजम्पशन जो बोल रहा हूँ वो जनरल एजम्पशन, जनरल एजम्पशन मतलब हर थ्योरीज में अप्लाई होगा। उसके बाद जो पर्सनल थ्योरीज का एजम्पशन है वो मैं बताऊंगा आपको। देखिए कह रहा 2 सोर्स ऑफ फाइनेंस हो सकते हैं, डेट और इक्विटी। जो थ्योरीज में एजम्पशंस में बोला गया कितने सोर्स ऑफ फाइनेंस हो सकते हैं, 2, डेट और इक्विटी। कह रहा है टोटल एसेट्स ऑफ द फर्म आर गिवन, जो फर्म का एसेट्स वो गिवन है, देयर वुड बी नो चेंज इन द इन्वेस्टमेंट डिसीजन ऑफ द फर्म, और फर्म के इन्वेस्टमेंट डिसीजन में भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। फर्म का परपेचुअल लाइफ क्या है, फर्म परपेचुअल लाइफ है, मतलब गोइंग कंसर्न है, लंबा चलता रहेगा, ये माना गया है। देयर आर नो कॉर्पोरेट टैक्स और पर्सनल इनकम टैक्स, कोई कॉर्पोरेट टैक्स और पर्सनल इनकम टैक्स नहीं है। फर्म जो अर्न कर रहा है वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट अर्न कर रहा है, और ये हमेशा मान के चल रहा है कि भाई वो फर्म जो है बढ़ेगा ही बढ़ेगा, यहाँ पे लॉस का गुंजाइश नहीं है, नो लॉसेस। प्रॉफिट पे आउट रेशियो कितना है, 100%, मतलब कोई रिटेन अर्निंग नहीं है, ठीक है। इसीलिए कहा गया कॉस्ट ऑफ डेट हमेशा छोटा होगा कॉस्ट ऑफ इक्विटी से, और बिजनेस रिस्क कांस्टेंट है, बिजनेस रिस्क और कोई उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है फाइनेंसिंग मिक्स के डिसीजन पर। तो ये 9 ध्यान में रखिएगा, ठीक है। एक बार इसको आप स्टॉप करिएगा, जैसे अगर अभी एक बार में आपको नहीं समझ में, फिर दोबारा स्टॉप करिए, फिर दोबारा सुनिएगा, क्लैरिटी आ जाएगी। अब देखिए जी, इसमें 4 थ्योरीज की बात करी गई है। कितनी थ्योरीज की, 4 थ्योरीज की। मैं पहले 2 थ्योरीज की बात करता हूं, ध्यान से समझिएगा। आई सबसे पहला थ्योरीज है, जो एक थ्योरी, देखिए 2 तरह की थ्योरी है, पहले एक रिलेवेंस थ्योरी और एक है नॉन रिलेवेंस थ्योरी, ठीक है। तो एक थ्योरी रिलेवेंस थ्योरी है जिसको बोलते हैं एनआई अप्रोच, और इररिलेवेंस थ्योरी है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं एनओआई अप्रोच। और रिलेवेंस थ्योरी में एक और थ्योरी आती है जिसको हम लोग ट्रेडिशनल अप्रोच बोलते हैं, और नॉन रिलेवेंस में एक थ्योरी, सॉरी यानी कि इररिलेवेंस में एक और थ्योरी आती है जिसको हम लोग बोलते हैं मोदी-गिलानी अप्रोच। देखिए एक अप्रोच है एनआई अप्रोच और एनओआई अप्रोच, ये दोनों अप्रोच डेविड डुरंट साहब ने दिया है, इसलिए दोनों को हम लोग एक साथ लेके चलेंगे। एक अप्रोच जो है वो है रिलेवेंस और एक है इररिलेवेंस अप्रोच। तो एक अप्रोच को बोलते हैं नेट इनकम अप्रोच, ध्यान समझिएगा, और एक इनकम बोलते हैं नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। ठीक है, ये हो गया रिलेवेंस, ये हो गया इररिलेवेंस, ठीक है जी। ध्यान, इसको बस ध्यान से सुन लीजिएगा, ज्यादा लिखा हुआ पे फोकस करने की भी जरूरत नहीं है, बस ध्यान से सुनिएगा। नेट इनकम अप्रोच कहती है कि किसी भी फर्म में, ठीक है, अगर वैल्यू के मतलब डेट के बढ़ने या घटने की वजह से फर्म की वैल्यू में क्या होगा, चेंजेस होगा। डेट बढ़ा, ठीक है, डेट के बढ़ने या घटने से फर्म की वैल्यू में चेंजेस होगा। तो क्या बोला, चेंज इन द वैल्यू ऑफ फर्म ड्यू टू द चेंज इन द डेट। क्लियर है बात। नेट इनकम अप्रोच ये कहती है कि फर्म क्या बोलते हैं, वैल्यू ऑफ फर्म में अगर कुछ चेंजेस हुआ तो डेट में भी चेंज होगा, या डेट के चेंजेस की वजह से वैल्यू ऑफ फर्म में भी क्या होगा, चेंजेस होगा। सिंपल सा डेफिनेशन, इससे ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। अब इसको आगे पढ़ते हैं। देखिए तो एजम्पशंस क्या क्या दिए गए हैं इसके। तो पहला एजम्पशन क्या है, बोला टोटल कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ द फर्म आर गिवन इन कांस्टेंट। जो जितना कैपिटल रिक्वायरमेंट जरूरत है वो क्या है, वो गिवन है और कांस्टेंट है। क्या है जी, गिवन और कांस्टेंट है। दूसरा, केडी हमेशा क्या है, छोटा है के से। और तीसरा बात बोल दिया भाई, केडी जो है वो के के बराबर है।
सर ये कैसे हो सकता है, या छोटा या बड़ा? बोला भाई साहब ये जो बात की गई है ना, ये बात की गई है आपको एसेट लेने में कि हम हमेशा कॉस्ट ऑफ इक्विटी को ज्यादा लेते हैं, ठीक है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी को ज्यादा लेते हैं, कॉस्ट ऑफ डेट को कम। और यहाँ जो KD इक्वल टू के बात करी गई है ना, वो वैल्यू की बात करी गई। वैल्यू मतलब कि अगर हम कॉस्ट ऑफ डेट से भी अगर पैसा रहेंगे तो 50 रुपए अगर कमा रहे हैं तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी से भी 50 रुपए ही कमाएंगे, इसकी बात करी गई। इसलिए 3 एजम्पशंस में दी गए कि पहला तो गिवन एंड कांस्टेंट है ना, दूसरा KD छोटा है के से, यानी कि KD इज स्मॉलर देन के। ये टर्म किया गया किसमें? तो सर ये टर्म कॉस्ट ऑफ इक्विटी और ये का जो है वो टर्म किया गया है वैल्यू के बेस पर। ये है, ये वैल्यू के बेस पर नहीं है, ये बात किया गया है टर्म के बेस पर कि सर डेट जो होता है इक्विटी से ज्यादा बेनिफिट लेता है, इक्विटी हमें ज्यादा लेके चलना चाहिए, डेट को ज्यादा लेके नहीं चलना चाहिए, और इसीलिए इसका 2:1 का रेशियो रखा जाता है कि इक्विटी 2 तो डेट 1। बात समझ में आई? सिंपल है। और इसकी थ्योरी क्या कहती है कि ड्यू टू द चेंज ऑफ डेट, ड्यू टू चेंज ऑफ डेट वैल्यू ऑफ फर्म विल ऑल्सो चेंज, तो डेट के बढ़ने या घटने की वजह से फर्म की वैल्यू में भी चेंज होगा। बात क्लियर है? इतना ही कहता है। उसके बाद दूसरा है नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। ये क्या बोला? बोला भाई साहब ऐसा है ना, ऐसा है कि मानता हूं कि डेट की वजह से, ठीक है, अगर हम बहुत ज्यादा डेट को बढ़ा दें, ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी थोड़ा सा बेनिफिट मिलेगा, लेकिन भाई साहब कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी बढ़ेगा। क्यों? ऐसा क्यों होगा? तो बोला भाई साहब ऐसा है कि जब हम डेट बढ़ने की वजह से इक्विटी शेयर होल्डर जो मेरे होंगे उसका तो रिस्क बढ़ जाएगा ना, क्योंकि अगर हम डेट बहुत ज्यादा ले लेंगे तो भाई लोग उस इक्विटी शेयर होल्डर होंगे, बोलेंगे हम इस कंपनी में पैसा क्यों लगाएं जो बहुत ज्यादा डेट लेके काम कर रही है, उसके पास अपना कुछ है नहीं, तो डेट पे क्यों लगाएं? तो उसका इक्विटी वाला बोलेगा भाई साहब ऐसा है, मेरा रिस्क बढ़ रहा है, मेरा भी पैसा बढ़ाओ। बात समझ में आई? तो ये क्या बोला? इसलिए कहता है कि ये थ्योरी कहती है कि अगर हम बहुत ज्यादा डेट को बढ़ाएंगे तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी बढ़ेगा, क्योंकि डेट बढ़ने की वजह से इक्विटी शेयर होल्डर का रिस्क भी बढ़ेगा, और उनका रिस्क बढ़ेगा तो वो ज्यादा डिविडेंड का डिमांड करेंगे, जिससे इक्विटी का कॉस्ट भी क्या होगा? बढ़ जाएगा। इसलिए ये थ्योरी कहती है कि डेट के बढ़ने या घटने की वजह से फर्म की वैल्यू पर कोई फर्क नहीं बढ़ेगा। अब तो सर सवाल तो होगा कि सर क्यों इक्विटी का रिस्क बढ़ेगा, क्या जरूरत है, इक्विटी का रिस्क कैसे बढ़ जाएगा? तो भाई साहब इक्विटी का रिस्क इसलिए बढ़ेगा क्योंकि जो डिबेंचर होल्डर्स होंगे वो तो पहले से इंटरेस्ट दिया जाता है। डिबेंचर अगर लोन लियो तो इंटरेस्ट तो दोगे, हाँ जी सर, तो ज्यादा अगर डिबेंचर ले लोगे तो ज्यादा इंटरेस्ट देना होगा, बिल्कुल सही बात सर। तो जब ज्यादा इंटरेस्ट उधर ही चला जाएगा तो इक्विटी वाले क्या बोलेंगे, भाई मैं झुंझुना थोड़ी बचाऊंगा, मुझे भी चाहिए, है ना? तो इक्विटी वाले क्या करेंगे? तो इक्विटी वाले बोलेंगे भाई साहब मेरे को तो कुछ नहीं मिलेगा, ये कंपनी सब डिबेंचर ली है, तो भाई साहब डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट दे देगी तो मुझे कुछ नहीं मिलेगा, और इसी वजह से क्या होगा सर, भाई साहब इक्विटी शेयर होल्डर्स बोलेंगे मेरा तो रिस्क बढ़ रहा है, और रिस्क बढ़ रहा है तो मेरा शेयर भी बढ़ा, प्रॉफिट बढ़ा, डिविडेंड बढ़ा, है ना? इसीलिए ये थ्योरी क्या बोल के गया? बोला भाई साहब डेट के बढ़ने की या घटने की वजह से कोई फर्क नहीं पड़ने जा रहा है। और ये बात किसने कही? ये बात ऑलरेडी डेविड डुरंट साहब ने कही है। दोनों बात, एक रिलेवेंस और इररिलेवेंस, दोनों अप्रोच इन्होंने ही कहा है। तो ये बात हो गया 2 अप्रोच की। अब चलिए तीसरा अप्रोच, ट्रेडिशनल अप्रोच की बात। ट्रेडिशनल अप्रोच एजरा सोलोमन साहब ने कहा है, और ये प्रैक्टिकल व्यू है, रिलेवेंस थ्योरी भी है। ये क्या थ्योरी कहती है कि जो फर्म होगी ना वो दोनों अप्रोच को लेकर चलेगी। एनआई और एनओआई अप्रोच जो अनरियलिस्टिक है तो वो उसके बीच के अप्रोच को लेकर चलेगी। बीच का अप्रोच क्या होगा? बोले भाई साहब ऐसा है, बोला एज पर दिस फर्म शुड मेक ए जुडिशियस यूज ऑफ बोथ डेट और इक्विटी, दोनों को लेकर चलेगी टू अचीव अ कैपिटल स्ट्रक्चर विच में बी कॉल्ड ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर। तो फर्म क्या करेगी? ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर को लेकर चलेगी। और ये इसलिए बोला गया कि एज पर दिस अप्रोच डेट शुड एग्जिस्ट इन द कैपिटल स्ट्रक्चर। और बोला भाई साहब डेट को हम बस एक स्पेसिफिक टाइम तक ले, बियॉन्ड लिमिट, अगर आप लिमिट के बाहर लेके जाते हैं तो फिर क्या होगा? फर्म की वैल्यू डिक्रीज होने लगेगी, फर्म की वैल्यू कम होने लगेगी। बात समझ में आए? तो ये थ्योरी क्या बोला, ध्यान सुनिएगा इस थ्योरी का मतलब। ये थ्योरी बोला कि ठीक है डेट लेना हमारे लिए बेनिफिट होगा, लेकिन अगर बहुत ज्यादा डेट लेने लगे तो फर्म की वैल्यू धीरे धीरे डिक्रीज हो जाएगी। इसलिए हमें
डेट को भी एक लिमिट स्ट्रक्चर तक ही लेना चाहिए। बात समझ में आई? तीसरा, ये तीसरा था ट्रेडिशनल अप्रोच, सबसे अच्छा अप्रोच है। चौथा अप्रोच दिया है मोदी गिलानी एमएम अप्रोच बोलते हैं इसको, एनओआई अप्रोच है। ये अप्रोच कहती है कि डेट या कैपिटल स्ट्रक्चर पर वैल्यू फर्म पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता है, यहां इंपैक्ट जो पड़ता है वो पड़ता है जी इन्वेस्टमेंट डिसीजन पे। और इसी एनओआई अप्रोच का बिहेवियरल जस्टिफिकेशन एमएम अप्रोच ही होता है, बोला ऐसा, ठीक है। तो ये इसीलिए इसमें क्या दिया है, बिहेवियरल जस्टिफिकेशन दिया है इसका, नहीं। तो आइए पहले इसके एजम्पशंस को देखें। तो एजम्पशंस बोल रहा है, इसके एजम्पशंस को ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। तो इसके एजम्पशन से बोला था कैपिटल मार्केट है परफेक्ट, कैपिटल मार्केट यहाँ क्या होंगे, परफेक्ट होंगे, और कंप्लीट इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगा सारे इन्वेस्टर का फ्री ऑफ कॉस्ट। के बाद क्या बोला था, सिक्योरिटीज आर इनफिनाइटली डिविजिबल होंगे, इन्वेस्टर रैशनल होगा, वेल इन्फॉर्म्ड होगा, ठीक है, उनको रिस्क और रिटर्न की नॉलेज होगी, कोई कॉर्पोरेट इनकम टैक्स यहाँ नहीं होगा, द पर्सनल लिवरेज एंड द कॉर्पोरेट लिवरेज आर द परफेक्ट सब्स्टिट्यूट होंगे। ये एजम्पशंस बोला था। और इसी एमएम अप्रोच ने ही आर्बिट्रेज प्रोसेस की भी बात करिए, बस इतना ही ध्यान रखिएगा, इससे ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो एक बार मैं रिवाइज करूं कैपिटल स्ट्रक्चर को। हाँ सर, तो इसमें दो तरीके की थ्योरी, एक है रिलेवेंस, एक है नॉन रिलेवेंस। तो मैं एक रिलेवेंस की पहले बात कर लूं, एनआई अप्रोच। एनआई अप्रोच क्या कहती है कि फर्म क्या बोलता है, डेट के बढ़ने या घटने की वजह से फर्म की वैल्यू में कोई इंपैक्ट नहीं आ रहा है। और दूसरी क्या कहती है, इररिलेवेंस अप्रोच, जो एनओआई है, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, दोनों डेविन डुरन ने दिया। इन्होंने ये बोला भाई साहब ऐसा कुछ नहीं है, डेट के बढ़ने या घटने की वजह से फर्म की वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि इसीलिए क्योंकि अगर आप डेट को बहुत ज्यादा बढ़ाएंगे तो इक्विटी शेयरहोल्डर वाले बोलेंगे मेरे को ज्यादा डिविडेंड दो, मेरा रिस्क क्यों बढ़ेगा, तो मेरे को डिविडेंड ज्यादा दो, और डिविडेंड जब ज्यादा देंगे तो वो तो बात बराबर ही हो गई। तो इसीलिए इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो दूसरा हो गया। तीसरा है ट्रेडिशनल अप्रोच। वो क्या कहती है, वो कहती है कि भाई साहब डेट को आपको लेना चाहिए, बिल्कुल डेट बहुत यूजफुल है, लेकिन एक लिमिटेड टाइम तक, एक लिमिटेड क्या बोलते हैं स्पेसिफिक पॉइंट तक। अगर उस स्पेसिफिक पॉइंट के बियॉन्ड आप जाके डेट लेते हो तो फिर क्या होगा, फर्म की वैल्यू डिक्रीज करने लगेगी। और एमएम अप्रोच कहती है कि भाई डेट और कैपिटल स्ट्रक्चर का वैल्यू ऑफ फर्म पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता है, फर्म का इंपैक्ट किस पे पड़ता है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन पे। इसी का बिहेवियरल जस्टिफिकेशन एमएम अप्रोच ने दिया है, और इन्होंने आर्बिट्रेज प्रोसेस की बात करी है, ठीक है, दैट्स इट। इसके अलावा कहानी कुछ और नहीं है, ठीक है जी। अब लास्ट में एक है पकिंग ऑर्डर थ्योरी, जिसमें बेसिकली इसका रेफरेंस पूछा जाता है। इसमें दो सवाल अभी तक पूछे गए हैं। एक तो सबसे पहले रिटेन अर्निंग यूज कैसे करेंगे पकिंग ऑर्डर थ्योरी को, तो सबसे पहले हम यूज करेंगे रिटेन अर्निंग को, उसके बाद नॉन कन्वर्टेबल डेट को, फिर प्रेफरेंस शेयर्स को, फिर हाइब्रिड सिक्योरिटीज अगर कोई है, कन्वर्टेबल डिबेंचर्स तो उसको, और लास्ट में हम यूज करेंगे इक्विटी को। ये पांच को याद रखिएगा, पहले रिटेन अर्निंग, फिर नॉन कन्वर्टेबल, फिर प्रेफरेंस शेयर, फिर हाइब्रिड सिक्योरिटीज जैसे कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, और लास्ट में इक्विटी को। ये पकिंग ऑर्डर थ्योरी से यही सीक्वेंस पूछा गया है। और एक और बोला गया है कि इस मैनेजर्स और इन्वेस्टर के बीच में असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन होता है, ठीक है, बिल्कुल। तो यही चीज आपको ध्यान में रखनी है, इसके अलावा और कुछ भी ध्यान में नहीं रखना है, ठीक है जी। तो चलिए जी, मैं आ जाता हूं आपके सामने, और उम्मीद है आपको ये क्लास समझ में आएगा। देखिएगा इसको, बेसिकली एक बार सुनने के बाद, देखने के बाद, आप एक बार फ्री जब टाइम रहे तो आप इसको देख लीजिएगा। एक बार सुनना काफी होगा, लेकिन अगर आप 2-3 बार सुन लेते हैं तो आपकी और अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फाइनेंस पार्ट 2 के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।